तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो टकला जो होता है वो किन एम्पायर के इम्पेरियल मास्टर से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब यहाँ पर रूथलेस बनने के लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम जो है वो मत करना। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपनी अर्थ कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो इम्पेरियल मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो सीधे इम्पेरियल मास्टर के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में इम्पेरियल मास्टर जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर मरते दम तक फाइट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो इम्पेरियल मास्टर होता है वो भी अपनी जो हेवन कॉम्बैट टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी करो, ये यहाँ पर हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर हेवन कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करने नहीं दे सकते, नहीं तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उस टकले की बात को सुनते के साथ ही जो उसके दोनों साथी होते हैं वो भी अपने अटैक को बनाते हुए ओके बोलकर सीधे जो इम्पेरियल मास्टर होता है उसके ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में इम्पेरियल मास्टर आंख बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, सब कुछ खत्म हो गया। और इम्पेरियल मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के चारों तरफ एक शील्ड जो है वो बन जाती है, जिसका जो वे अटैक होते हैं वो उनसे ना टकराकर बल्कि शील्ड पर ही लगकर रुक जाते हैं। और वहाँ पर बनी हुई उस शील्ड को देखने के बाद में वे दोनों एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ इंटरफेयर करने की। जो उनका दूसरा बंदा भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहूंगा कि हमारे फैंगलान किंगडम के मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो तुम अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो इम्पेरियल मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का ये लॉर्ड प्रोटेक्टर है, पक्का ये लॉर्ड प्रोटेक्टर है, फाइनली वे यहाँ पर आ गए हैं। और चूंकि अब जो लॉर्ड प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए अब तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो चिंता नहीं बच पाएगा, तुम सभी के सभी अब यहाँ पर मरने वाले हो। और इम्पेरियल मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे एम्पायर का जो लॉर्ड प्रोटेक्टर है वो तो एक नंबर का डरपोक है, क्योंकि वो तो सामने भी नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पर छुप कर अटैक कर रहा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उनके पीछे आ जाता है, और पीछे आने के बाद में उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग जो थे वो यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे थे। और एकदम से जियान चैन को अपने पीछे देखने के बाद में वे दोनों जो होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा कर पीछे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते जियान चैन जो होता है वो उन दोनों को ही बीच में से चीर देता है, जिस कारण वे दोनों वहीं पर ही मारे जाते हैं। और जो कि नान होता है वो अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है, और मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए वहाँ पर खड़े हुए टकले से बोलता है कि तुम इस चीज को गेस करो कि आखिर अभी तक तुम जिंदा क्यों हो। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि ऐसा इसीलिए हो सकता है कि शायद तुम एक दयालु पर्सन हो जो कि मुझे मारना नहीं चाहते होगे। जो सुनकर जियान चैन से बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा जो फैंगलान किंग है उसे एक मैसेज जो है वो सेंड कराना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो एकदम से ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और सीरियस होते हुए उस टकले से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने किंगडम के अंदर जाकर जो तुम्हारा किंग है उसे बोलो कि अगर उसने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया तो मैं जैसे ही उसके किंगडम के अंदर आऊँगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भी डर कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं जल्दी से जो आपका मैसेज है उन्हें डिलीवर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब उस टकले के वहाँ से चले जाने के बाद में जो कि नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या आप दोनों जो है वो ठीक हो, माफ़ कर देना, मैं आने में यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया। जो सुनते के साथ ही इम्पेरियल मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लॉर्ड, आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाता तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होती। तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि लॉर्ड प्रोटेक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप अपने किंग एम्पायर से हम लोगों की मदद करने के लिए आए, मैं अपने घर से इन किंगडम की मदद तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि कारगार एकेडमी के सभी एल्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं। और इतना बोलकर जियान चैन उससे पूछता है कि आपकी जो इंजरी है वो अब कैसी है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आपको मेरी बॉडी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इंजरी जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अगर इम्पेरियल मास्टर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वे ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस इम्पेरियल मास्टर से बोलता है कि ध्यान लो, क्या मैं तुम्हारी इंजरी को देख सकता हूँ। जो सुनकर वो भी ओके बोलकर अपने हाथ को जियान चैन को दे देता है, और अब जियान चैन जैसे ही उसकी इंजरी को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसकी जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी ये इन लोगों को इतनी देर तक यहाँ पर रोके रखा। और अब इतना सोचते के साथ ही जोजियान चैन होता है वो अपने पास में से जो पिले होती है वो निकाल कर उसे देते हुए इम्पेरल मास्टर से बोलता है कि तियान लो, इसके अंदर कुछ डिवाइन ब्राइटनेस एलिक्सर मौजूद है, तो इन पिलों को तुम आराम से खाकर अपनी इंजरी को हील करो। जो सुनकर वो अभी ओके बोल देता है। और उसके बाद में जोजियान चैन होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि एल्डर, क्या आप बता सकते हो कि क्या आसपास में कोई लाइट सेंट मास्टर आर्मी के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है और केवल एलिक्सर से इसे यहाँ पर ठीक जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जियान चैन को बोलता है कि सर आप मेरे साथ में चल सकते हो, क्योंकि हमारे घर सैन किंगडम की जो आर्मी है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रुकी हुई है और उनके पास में लाइट सेंट मास्टर भी मौजूद है। जो सुनकर जियान चैन भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया, क्या आप मुझे वहाँ तक लेकर चल सकते हो। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूअर सैन किंगडम का जो कैंप होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब एक बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन को देखते हुए बोलता है कि लॉर्ड काली शुक्र है कि आप ठीक हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लॉर्ड काली आपके साथ में ये 2 पर्सन कौन है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन और इम्पेरियल मास्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि इनमें से पहला पर्सन जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर है, और वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो ये किन एम्पायर का इम्पेरियल मास्टर है। अगर ये दोनों नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जिंदा बच पाता। लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। मुझे तुम ये बताओ कि क्या जो जनरल लुओ है वो कैंप के अंदर मौजूद है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ वो यहीं पर ही है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए एक सैनिक से बोलता है कि जल्दी से जितने लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी गिनती कर कर मुझे उनकी संख्या बताओ। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी जियान चैन के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि एल्डर काली, चलो शुक्र है कि आप सेफली यहाँ पर आ गए। जो सुनकर ओल्ड मैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जनरल लुओ, क्या हमारी आर्मी के अंदर कोई लाइट सेंट मास्टर मौजूद है, क्योंकि जो इम्पेरियल मास्टर है किन एम्पायर के वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, इन्हें अभी क्या भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो जनरल जो होता है वो एक सैनिक को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से किन एम्पायर के इम्पेरियल मास्टर को लेकर जाओ और इनकी जो इंजरी है उसे हील कराओ। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो जनरल होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि एल्डर काली, क्या जो डिफेंस मैप है उसकी अपडेट आपको मिल गई। जो सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन अपने पास से एक मैप निकालते हुए उसको बोलता है कि जनरल आप इसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो जनरल जो होता है वो उस मैप को देखने लगता है, और उस मैप को देखने के बाद में वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, क्या वे लोग हमारे गर्सेन किंगडम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उस जनरल के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो जनरल के पास में आ जाता है, और जनरल के पास में आते हुए उसको बोलता है कि जनरल वो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या चल रहा है। जो सुनकर जनरल जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि जो ख्यान कुन किंगडम है उसने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है। हमारा गर्सेन किंगडम जो था वो यहाँ पर 4 ही किंगडमों को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहा था, लेकिन अब तो ये 5 हो गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या क्यान क्यून किंगडम, ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि मेरे हाथों से बचकर भाग गया था। चलो ठीक है, अब अगर इसने खुद को मरवाने का इनविटेशन भेज ही दिया है तो मैं इसके इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर करूँगा। और अब जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक होटल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़का जो होता है वो जियान चैन को देखते हुए उससे बोलता है कि सर हमारे होटल के अंदर आपका स्वागत है, बताइए आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर बुक पढ़ना पसंद करोगे या फिर आपको रूम की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे पैसे देते हुए उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे होटल के अंदर जो सबसे बेस्ट रूम है वो चाहिए, और उसी के साथ में मेरे खाने और पीने का भी इंतज़ाम करा देना। जो सुनने के बाद में वो बंदा खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है सर, आप मेरे साथ में आइए। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन को खाना खिलाने के लिए एक बेंच पर ले जाकर बैठा देता है, और उस बंदे को देखने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जियान चैन से बोलता है कि सर आप पक्का मजाक कर रहे हो ना, मेरा नाम तो बस कैन डूकून है, और मुझे तो इस चीज़ को इमेजिन भी करना मुश्किल है कि आपके जैसा कोई पर्सन मेरा दोस्त हो सकता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते होगे। और अब कैन डूकिन के नाम को सुनते के साथ ही जियान चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसका नाम कैन डूकुन है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो कैन डूकुन होता है वो जियान चैन के लिए लेकर खाना आ जाता है, और उससे बोलता है कि सर ये एक डिश जो है वो हमारे होटल की सबसे बेस्ट डिश है, तो इसे खाकर बताइए कि ये डिश है जो आपको कैसी लगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो कैन डूकुन से पूछता है कि कैन डूकुन, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जो ये होटल है वो यहाँ पर तुम्हें बिलोंग करता है या फिर ये किसी और का है।
जो सुनकर कैन डोगुन जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि ये होटल जो है वो मेरा फैमिली होटल है, क्योंकि जो मेरे फादर थे उन्हें हंटिंग का काफ़ी शौक था और वो हंटिंग के लिए कुछ साल पहले गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। इसीलिए जो मेरी मदर थी उसने ये होटल जो था उसे ओपन कर लिया ताकि वे फादर को ढूंढ सके, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैवलर होते हैं वो आते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे हमें फादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो सुनते के साथ ही जियान चैनो से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है और वे कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद मैंने उन्हें देखा हो। जो सुनकर कैन डोगुन जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि मेरे फादर का नाम जो है वो कैंडी बाओ था, जो कि काफ़ी लंबे और तकड़े थे, और उसी के साथ में उनके राइट हैंड के ऊपर एक स्कार था जो कि बचपन में मैंने उसे दिया था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, ये सच में जो अंकल डी बाओ थे उसी का बेटा है। और अगर अंकल डी बाओ की बात की जाए तो अंकल डी बाओ जो थे वो मैजिकल बीस्ट से मारे गए थे जिस टाइम पर वे मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो इसीलिए लगता है कि अब अंकल डी बाओ की काइंडनेस का रीपे करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और गाइज मैं इस पर्सन के बारे में भूल चुका हूँ कि इसने कब जियान चैन की जान बचाई थी, तो अगर आप में से किसी पर्सन को याद हो कि इस पर्सन ने जियान चैन की मैजिकल बीस्ट से जान कब बताई थी, तो आप लोग कमेंट कर मुझे ज़रूर याद दिला देना। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैडम हम लोग जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आ चुके हैं। और अभी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो होटल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद में वे बोलते हैं कि जो मंथ की डेडलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम लोगों का यहाँ पर पे करने का। जो सुनकर कैंडू कुंज जो होता है वो उन्हें पैसे देते हुए उनसे बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले से ही जो पैसे हैं उनका इंतजाम कर रखा है, और इतना बोलकर वो उन्हें पैसे दे देता है। लेकिन जो वो लाल वालों वाला बंदा होता है वो इतने पैसों को लेकर सेटिस्फाई नहीं होता और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। जो सुनकर कैन डोगुन जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और घबराते हुए उसे बोलता है कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ में मजाक कर सकूं। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो कैन डोगुन को गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसे बोलता है कि बच्चे तुम जानते हो कि जो हमारा यांग जी सेक्ट है उसकी प्रोटेक्शन फीस जो है वो यहाँ पर 30 सिल्वर टेल है पर मंथ की, लेकिन तुम ये जरा सा पैसा देकर मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। जो सुनकर कैन डोगुन जो होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि सर जैसा कि आप जानते ही हो कि गर्सेन किंगडम के साथ में वॉर चल रही है, जिस कारण जो हमारा बिजनेस है वो भी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, और पिछले कुछ दिनों पहले मेरी मदर भी बीमार हो गई है, जिस कारण उसमें भी पैसे का खर्चा आ रहा है, मेरे पास में बस इतना सा ही पैसा बच पाया। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो कैन डुगुन को लात मारते हुए उसे बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ मरती है या जिंदा रहती है, अगर तुम यहाँ पर मुझे पे नहीं करते हो तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कैन डुगुन की जो मदर होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर उन घबराते हुए उन लोगों से बोलती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो। और इतना बोलकर वो भागते हुए उन लोगों के पास में आने लगती है और उन लोगों के पास में आते हुए उनसे बोलती है कि सर मेरे पास में थोड़े से पैसे हैं, मैं ये पैसे भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। और इतना बोलकर वो अपने बचे हुए पैसे जो होते हैं वो भी उन्हें देने लगती है, जो देख करके एंडोकुन घबराते हुए अपनी मदर से बोलता है कि मदर आप ऐसा मत कीजिए, ये आपकी लाइफ सेविंग है, अगर आपने ये पैसे भी इन्हें दे दिए तो फिर आपकी जो जान है वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। जो सुनते के साथ ही कैन डोगुन की मदर जो होती है वो उसे गले लगा लेती है और गले लगाते हुए उसे बोलती है कि बेटे मैं जानती हूँ कि हम लोगों की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है और इतने से पैसे मेरी तो जान नहीं बचा सकते, लेकिन कम से कम मैं इनसे तुम्हारी तो जान बचा सकती हूँ। जो सुनकर कैन डोगुन भी अपनी मदर के गले लगकर रोने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो बचे हुए पैसों को लेते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने पहले ही ये प्रोटेक्शन फीस जो है वो मुझे दे दी होती तो तुम लोगों को मेरे हाथों से इतना बेफालतू के पिटना नहीं पड़ता। और इतना बोलकर वो पैसों को उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन पैसों को टच करने की कोशिश भी ना करता। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में जियान चैन की तरफ देखने लगता है और जियान चैन की तरफ देखकर गुस्से से उससे बोलता है कि लिटिल ब्रैट आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम लोगों के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम लोग जो है वो मुझे आज यहाँ पर खुश नहीं कर पाए तो तुम में से मैं किसी को भी यहाँ से ज़िंदा जो है वो जाने नहीं दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते ही दो बंदे जियान चैन के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास कहने की। जो सुनते के साथ ही जियान चैन अपनी जो चॉपस्टिक होती है वो उनकी तरफ फेंक कर मारता है और हम देखते हैं कि जियान चैन की जो चॉपस्टिक होती है वो उन दोनों की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिस कारण वे दोनों जो होते हैं वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो देखने के बाद में वो लाल भालू वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुमने यहाँ पर आखिर कैसे जो यांग जी सेक्ट है उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्या तुम्हें मायने से डर नहीं लगता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से एक और चॉपस्टिक जो होती है उसे उठाने लगता है और उठाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में केवल 3 सेकंड का टाइम है, अगर 3 सेकंड के अंदर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो इनके बाद में अब मरने का नंबर तुम्हारा है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने सर को ज़मीन पर पटकने लगता है, रोते हुए बोलता है कि सर सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, मैं आज के बाद कभी भी यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मनी है उसे कलेक्ट करने के लिए नहीं आऊँगा और अभी तक मैंने जितनी प्रोटेक्शन मनी को कलेक्ट किया था मैं सारी की सारी आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे खुश करने के लिए ये काफ़ी नहीं है तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो दोबारा से अपने सर को ज़मीन पर पटकने लगता है और जियान चैन से बोलता है कि सर सर मैं हर एक महीने जो है वो इस होटल के अंदर अपनी जो शेव मनी है उसे देने के लिए यहाँ पर आया करूँगा और इससे अलग मेरे पास में यहाँ पर 5th लेवल की ब्राइटनेस डिवाइन एलेक्सर भी मौजूद है और अगर ये डिवाइन एलेक्सर जो है वो होटल की मैडम को दी जाए तो मुझे यकीन है कि उनकी जो इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है उन दोनों डेड बॉडियों को यहाँ से लो और लेकर यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी यहाँ पर मत आना। जो सुनने के बाद में वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि ठीक है शुक्रिया सर मेरी जान बख्शने के लिए। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जियान चैन जो होता है वो कैंडूक उनको वो पिल देते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था तुम मुझे मेरे दोस्त की तरह दिखाई देते हो। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।